हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्लास नंबर 2 है ये। कॉमर्स वाले बच्चों के अलावा मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं। जॉब इवैल्यूएशन, जिसमें जॉब इवैल्यूएशंस की अप्रोच, प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, बेस्ट मेथड फॉर जॉब इवैल्यूएशन जिसमें रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट एलोकेशन मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, मार्केट एनालिसिस मेथड, इन सभी मेथड्स के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस हम कवर करने वाले हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से उसको नोट डाउन करिएगा। फिर है कंपनसेशन मैनेजमेंट भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फर्स्ट, जॉब इवैल्यूएशन। व्हाट इज़ जॉब इवैल्यूएशन? उसका मतलब क्या है कि जॉब इवैल्यूएशन रेफर्स टू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द जॉब और डेजिग्नेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉब इवैल्यूएशन से हम क्या समझते हैं कि वो एक कंप्लीट एनालिसिस है किसके लिए? जॉब के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द जॉब. It undertake by the determining the relative value of the specific job within organization with other jobs. By undertaking job evaluation, the HR team can understand the relevance of the job for the company. तो पर्टिकुलर कंपनी के लिए कौन कौन सी जॉब वो ऑफ़र कर रही है एंड उस जॉब के लिए जो पर्सन आ रहे हैं तो उनकी डेजिग्नेशन क्या रहेंगी, वो सब जॉब इवैल्यूएशन में हमें देखने को मिलेगा। तो जॉब इवैल्यूएशन में दो बातें हमें जाननी है। फर्स्ट, तो जॉब इवैल्यूएशन से हम क्या समझते हैं कि हम जॉब का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस करें, उसमें दो बातें हमें सीखनी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें पता होगी कि जॉब से रिलेटेड सब चीज़ें होंगी जहाँ पे हमें सब पता है कि हमें कौन सी ड्यूटीज़ हमें अलोकेट होगी, वो सब। एंड नेक्स्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन, जहाँ पे होंगी वो सब बातें जहाँ पर्टिकुलर पर्सन को कौन सी ड्यूटी उनको फुलफ़िल करनी है और उस ड्यूटी के लिए उस पर्सन की क्या क्वालिफ़िकेशंस लगेंगी, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये हमें समझना है अच्छे से। यहाँ से मैं लिख लेती हूँ कि जॉब इवैल्यूएशन में हमें सबसे पहले जॉब एनालिसिस करना है उस जॉब के लिए, जिसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। एग्ज़ाम में यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैं टॉपिक वाइज जब PYQs कवर करवाऊंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, ये देखिए डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड एंड स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या समझते हैं कि हमें ड्यूटीज़ कौन सी अलोकेट करनी है वो पर्टिकुलर जॉब के लिए ड्यूटीज़ कौन सी होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होंगी, वो सब। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन से क्या समझेंगे कि उस पर्सन जो अपॉइंट करना है उस पर्सन की क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेंगी, वो सब जॉब स्पेसिफिकेशन में आएगा, डिस्क्रिप्शन में आएंगी उसकी ड्यूटीज़ एंड रोल्स। फिर नेक्स्ट है कि एज एन रिजल्ट इज हेल्प डेवलप a fair compensation structure for a job under this scrutiny, as well as provide the management with the reversed idea of the roles required in the company to ensure the smooth service. तो जॉब इवैल्यूएशन से हम क्या करेंगे कि कौन कौन से रोल्स हमें चाहिए, कौन कौन से हमें ड्यूटीज़ पर्सन से करवानी है, तो वो सब हमें पता होगी। इसकी मदद से हम स्मूथ फंक्शनिंग कर पाएंगे। इट इज़ एसेंशियल टू नोट दैट द जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स इवैल्यूएट द जॉब टुगेदर the relative worth of the each job with respect to others, and it does not evaluate the staff working in those positions. It take into account various factors such as wages and working condition within the organization. तो वो सब चीज़ों वेरियस फैक्टर्स को कंसिडर करेगा जॉब इवैल्यूएशन में, जहाँ पे वेजेस से रिलेटेड एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड सभी बातें आ जाएंगी ऑर्गेनाइजेशंस की। फिर है जॉब इवैल्यूएशन अप्रोचेस। तो अप्रोचेस कौन कौन सी है? देर आर टू मेजर अप्रोचेस यूज टू इफेक्टिव जॉब इवैल्यूएशन। बोथ आर द टाइप ऑफ जॉब क्लासिफिकेशन मेथड which provide HR team with a reversed idea of the value of the job for the organization and enable them to understand the job's relative worth for the company when compared with other roles in the company. तो जॉब इवैल्यूएशन से क्या समझेंगे? इवैल्यूएशन से उसकी जो अप्रोचेस है उससे क्या समझेंगे कि पर्टिकुलर जो A कंपनी है वो B कंपनी से कितनी अच्छी है, वो कंपैरिजन करने में हमें ज़्यादा अच्छे से रहेगी। उनका रोल क्या है ए का उस कंपनी में, उसकी हेल्प से हम
पता चल जाएगा कि बी में जो ए पर्सन है वही सेम क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, फिर भी वो ए में उसके जो ड्यूटीज़ है वो किस तरह से असाइन हुई है एंड बी में वो ड्यूटी किस तरह से वो असाइन कर रहा है। तो वहाँ का किस तरह से पता चलेंगी, 2 मेथड है इसके लिए कि फर्स्ट एनालिटिकल एंड नॉन एनालिटिकल। तो नाम से पता चल रहा है कि एनालिटिकल में क्या होगा, इन द एनालिटिकल जॉब इवेल्यूशन अप्रोच individuals jobs are broken down into different components called factors। तो अलग अलग कंपोनेंट्स में मतलब अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएंगे एज पर द स्पेसिफिक वैल्यू इज असाइन टू ईच फैक्टर। ईच फैक्टर को अगर ए बी सी डी ऐसे 4 फैक्टर में उसको डिवाइड करा गया है तो ईच फैक्टर को कुछ ना कुछ वो वैल्यू असाइन करेंगे बेस्ड ऑन देयर रिलेवेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कि ए वाले फैक्टर है वो एज़ कम्पेयर टू डी 50% ज़्यादा है, 40, 30 एंड 20। तो इस तरह से कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। सिंस ईच फैक्टर इज एनालाइज थॉरोली विद द अप्रोच इट इज़ कैन बी यूज टू डिफाइन अगेंस्ट द क्लेम फॉर इक्वल पे फॉर द वर्क। कि जिसकी मदद से क्या होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ए वाले जो फैक्टर है उसके लिए उसकी वैल्यू 50 है, लेकिन सेम चीज़ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ए वाली वैल्यू की 30 फैक्टर के लिए 30 वैल्यू है, तो हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस मिलते हैं। फिर है नॉन एनालिटिकल में जॉब इवेल्यूशन अप्रोच एनालाइज जॉब बाय इवेल्यूटिंग देयर perceived value for organization as well as with respect to other jobs. Thus job not broken down into the factor, hence it cannot be provide the same defined as an analytical job evaluation approach to claim for equal pay for the work. non analytical में क्या होगा, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो परसीव वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। कि अभी ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी एंड डी कंपनी है, सभी में अगर ऑलरेडी ये तीनों कंपनी में अगर एक ए फैक्टर है उसके लिए 50 वैल्यू डिफाइन करी गई है तो ए वाले को भी 50 ही रखनी पड़ेगी, वो 40 या 60 नहीं रख सकता। तो परसीव वैल्यू से क्या चलेंगे, जो वैल्यू ऑलरेडी मार्केट में एक्सिस्ट कर रही है उसी वैल्यू को वो लेके चलता है, वो अपने अकॉर्डिंग किसी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। फिर प्रोसेस ऑफ जॉब इवेल्यूशन, यहाँ से एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनको प्रोसेस में डिफाइन करना है, उसके सीक्वेंस हमें याद रखनी है। तो फर्स्ट क्या होगा जॉब इवेल्यूशन में, जॉब इवेल्यूशन के प्रोसेस में फर्स्ट गेट अप्रूवल्स। फर्स्ट है गेट अप्रूवल। तो फर्स्ट स्टेप इन द जॉब इवेल्यूशन प्रोसेस इज टू गेन acceptance of the method used by consulting with the management, the employee unions and other stakeholders who are well wisher of the company and the staff। तो पहले तो फर्स्ट अप्रूवल लेना है कि हमें कौन सी मेथड अडॉप्ट करनी है जॉब इवेल्यूशन के लिए, तो वहाँ सबकी अप्रूवल ज़रूरी है। कौन किस की, एम्प्लॉय यूनियन एंड अदर स्टेक होल्डर्स की। HR मैनेजमेंट कैन हेल्प can develop presentation, booklet and related material to prove the relevance of the job evaluation method to the senior management and other stakeholders। तो वो प्रॉपरली प्रेजेंटेशन, बुकलेट एंड रिलेटेड मटेरियल की हेल्प से वो प्रॉपर मेथड को वो अप्रूवल करवाते हैं। फर्स्ट है गेट अप्रूवल। फिर नेक्स्ट है इस्टेब्लिश अ कंपनी। अप्रूवल हो गया, अभी क्या हो गया, इस्टेब्लिश कंपनी। सिंस जॉब इवेल्यूशन इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय मैनेजमेंट, committee is a setup of the undertaken the evaluation in fair and just manner. This committee is usually comprised of the experienced staff member, HR manager, union representative and other expert who can evaluate job without any bias। ठीक है, कमिटी में कौन कौन से लोग होंगे, जो सब विदाउट जॉब, विदाउट बायस और एक्सपीरियंस वाले होंगे। Creating company also enable faster evaluation since they can work as a team of complete the task within a provided time frame। तो वो सब लोग होंगे जो एज अ टीम वर्क कर रहे हैं एंड जो काम दिया गया है, जो टास्क दिया गया है वो विद इन टाइम फ्रेम में वो कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट गेट अप्रूवल, फिर कमिटी बनाएंगे, फिर होगा फाइंड रिलेवेंट जॉब्स। There are multiple jobs required for the proper functioning of the company and evaluating every one of them will be taxing for the job evaluation committee।
Hence, key jobs from each department in the organization are taken into consideration for the evaluation. तो each department के लिए कौन कौन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजमेंट के लिए है, रॉ मटेरियल के लिए, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए कौन सी जॉब हमें असाइन करनी है वो सब चीज़ फाइंड रिलेवेंट जॉब्स में आ जाएंगी. तो थर्ड पॉइंट में ये हुआ. थर्ड प्रोसेस का थर्ड स्टेज ये है. फिर क्या होगा, एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शंस. फोर्थ पॉइंट है जॉब डिस्क्रिप्शंस, जहाँ पे क्या होगा, ड्यूटीज़ बोला ना, मैंने आगे ही बोला था कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी है. वंस द की जॉब्स आर आइडेंटिफाई, दैट डिस्क्रिप्शन शुड बी क्रिएटेड टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द वर्क एंड एसोसिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको कौन सी ड्यूटीज़ असाइन करनी है एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. It should also be developed to attract the best talent within right keywords, as it will result in hiring the right individual for the job. तो right time पे right person right जगह पे अपॉइंट हो जाए, तो इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है. फिर होगा नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ वाला, चूज़ एन इवेल्यूएशन मेथड. हमने पर्सन को अपॉइंट तो कर लिया, लेकिन उसको इवेल्यूएशन किस तरह से कर पाएंगे. वंस द जॉब डिस्क्रिप्शन आर फाइनलाइज, सूटेबल जॉब इवेल्यूएशन मेथड शुड बी चूजन बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट and other elements related to the job under the consideration. The method should be chosen considering the work culture, benefit of the method, as well as other relevant parameter to ensure the complete evaluation process. तो जॉब इवेल्यूशन में क्या होगा, ये सब चीज़ों का हमें मायने रखती है कि जॉब का एक्चुअल में कल्चर कैसा है, कि जॉब पर्टिकुलर जो पर्सन अपॉइंट हुआ है उसकी जो फिक्स नेचर की है या फ्लेक्सिबल नेचर की है, तो उस पर भी डिपेंड करता है. फिर क्लासीफाइंग जॉब 6 पॉइंट, जहाँ पे वंस द इवेल्यूएशन इज कंप्लीट यू नीड टू क्लासीफाई जॉब बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन. सिंस यू विल हैव अ robust idea of the relative relevance of the job, you can classify them based on the various factors such as required qualification to perform the job, experience required, risk factor involved in undertaking the responsibility of the job, as well as the amount of pressure with employee will have to face while undertaking it. तो क्लासीफाई जॉब में क्या होगा कि जॉब से रिलेटेड, जॉब क्लासीफाई से हम क्या करेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन, कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे हमें पता चलेगा कि उसके लिए उसको कितना एक्सपीरियंस लगेगा और उसका जो वो जॉब असाइन हुई है उसको ड्यूटी, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है. तो ये 6 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने. एज इट इज़ एग्ज़ाम में इसकी सीक्वेंस पूछी जाती है जॉब इवेल्यूएशन से. तो गेट अप्रूवल, फिर कमेटी बनाएंगे, कमेटी से फिर क्या होगा कि फाइंड करेंगे रिलेवेंट जॉब्स, फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाएंगे जहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होंगी, फिर इवेल्यूएशन मेथड हम बनाएंगे एंड फिर हो गया जॉब क्लासीफाइंग दी जॉब. फिर है बेस्ट मेथड ऑफ जॉब इवेल्यूएशन. तो उसके लिए 5 मेजर जॉब इवेल्यूएशन मेथड है कि इसमें फर्स्ट है रैंकिंग मेथड. इन द रैंकिंग मेथड जॉब्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन द रिलेटिव रिलेवेंस टू अदर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. To make the rankings easier, the jobs are compared against the benchmark jobs or are compared based on their contribution toward the actualization of the organization objective. तो रैंकिंग मेथड में क्या होगा कि उसको रैंक दिया जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से. तो उसके रैंक के अकॉर्डिंग उसको हम वेजेस प्रोवाइड करेंगे. तो इसके एडवांटेजेस क्या है. द रैंकिंग मेथड इज़ रिलेटिवली सिंपल. दिस मेथड इज़ एंडोर्स बाय वर्कर यूनियन एंड है कि इट इज़ फेसिबल फॉर द स्टार्टअप्स जो स्टार्टिंग में ही शुरू हुए हैं यूनिट्स, उनके लिए इजी है. इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू डिप्लॉय, तो उसको परफॉर्म करना भी इजी है. रैंकिंग मेथड कि उसको रैंक ही असाइन करेंगे तो कंपैरिजन में भी इजी रहेगा. फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. द रैंक्स आर सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द जॉब इवेल्यूएशन कमिटी. Jobs are relatively ranked which may be inaccurate and there is no option to understand the relative gap between job ranks and the ranking method. तो जॉब गैप के बीच का डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि कोई अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड उसकी जॉब है और इस यहाँ पे सेलिंग से रिलेटेड उसकी कुछ जॉब है, तो उसको हम अगर पर्सन ए है, यहाँ पे बी पर्सन है, हम उसको रैंक दे रहे हैं, उसकी रैंक यहाँ पे 3rd है, यहाँ पे 4th है, तो रैंक के अकॉर्डिंग तो ये आगे है कि हाँ उसकी रैंक उससे ज़्यादा है, लेकिन डिपार्टमेंट तो अलग हो गए ना, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे हम एक्यूरेसी नहीं दिखा सकेंगे.
सेम यूनिट में ही होगा कि प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे भी अगर प्रोडक्शन की ही होगा तो हम बोल सकेंगे कि वो थर्ड वाला अच्छा है फोर्थ से ज़्यादा। फिर है ग्रेडिंग मेथड। इन द जॉब ग्रेडिंग मेथड, each job is classified based on the job's grade. A job is a grade is established based on the description, and the jobs classified under similar grades are the ones which are required similar skills to undertake and have similar responsibility. तो ग्रेडिंग मेथड कहाँ पे आएगी, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी स्किल्स एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेम हो जाएंगी, तो वहाँ पे ग्रेड मेथड आ जाएगी कि उसको ए ग्रेड, उसको बी ग्रेड, इस तरह से। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच जॉब्स आर मैच विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब क्लास एंड मैचिंग वन आर प्लेस इन द सेम क्लास। इसके एडवांटेजेस क्या है ग्रेडिंग मेथड के? इट इज़ रिलेटिवली ईजी मेथड टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट। कंपनसेशन स्ट्रक्चर क्रिएशन बिकम इजी विद दिस मेथड, कि हमें पता होगा कि हाँ जो ए ग्रेड वाले है इसमें वो अच्छे नेचर के हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, बी वाले हैं उससे ज़्यादा, और सी वाले हैं वो बहुत उनकी क्वालिटी लो है, इस तरह से। तो डेटा कलेक्टेड फॉर दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज फॉर जॉब एनालिसिस। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पर्सनल बायस में भी रिजल्ट इन इनएक्यूरेट एंड क्लासिफिकेशन। हमारा जो फेवरेट पर्सन होगा मैं उसको एक ए ग्रेड ही दूंगा, ठीक है, इस तरह से मैं इस तरह से बायस भी हो सकती हूँ, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा कि जो हम ए ग्रेड वाले हैं, हम अगर उस पर्सन को सबसे हाई पॉइंट पे रखना चाहते हैं तो मैं हमेशा उसको ए ग्रेड ही दूंगी, तो उससे क्या होगा कि बाकी के लोगों के साथ बायसनेस हो जाएगी। डिसिमिलर जॉब्स कैन बी क्लासीफाई अंडर द सेम क्लास, तो ये भी है डिसिमिलर जॉब्स उनको भी सेम क्लास में हो जाएगी कि प्रोडक्शन वाले, सेल्स वाले सभी को ए ग्रेड है, तो हम उसको फिर बाइफरकेट किस तरह से कर पाएंगे। ग्रेड इन्फ्लेशन कैन मेक द मेथड ऑफ इनइफेक्टिव। फिर नेक्स्ट है पॉइंट एलोकेशन मेथड। In the point allocation method, jobs are divided into factors and each factor is awarded with the point. अलग अलग फैक्टर में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा और फैक्टर को भी पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। The sum of the point of each factor become the relative worth of the job for the company. Comparing these points for the specific job with the point of the other jobs make it easier to rank them and evaluate the job easily. तो उसको भी यही है, अलग अलग फैक्टर ए बी सी डी इस तरह से अलग अलग फैक्टर में उसको डिवाइड कर दिए जाएंगे, और ए वाले को 10, 20, 30, 40 इस तरह से हम उनको पॉइंट्स दे देंगे। तो पॉइंट के अकॉर्डिंग ये होगा कि जब उसको ए पॉइंट मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि उसको 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं ए फैक्टर के अंदर, सॉरी ये फैक्टर है, ए फैक्टर के अंदर उसको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 10-10 करके यहाँ पे उसको 10-10 3 बार मिले तो 30, बी एक ही बार मिला, सी को भी एक बार मिला, और डी तो उसको मिला ही नहीं, तो इस तरह से भी हम उसका टोटल करेंगे। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन का पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे, इसको 70 हुआ, नेक्स्ट वाले को 80 हुआ होगा, फिर हम कंपैरिजन करेंगे पॉइंट एलोकेशन मेथड में। दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर डेजिग्नेशन पॉइंट ऑफ टू अ जॉब। डेजिग्नेशन वाइज यहाँ पे यूज़फुल है कि ए की भी सेम पोजीशन है, बी की भी सेम पोजीशन है। इट इस्टेब्लिश टेंजिबल रिलेशन बिटवीन द जॉब्स एंड इट हेल्प अंडरस्टैंड द रिलेटिव रिलेवेंस ऑफ द जॉब ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो गोल्स को अचीव करने के लिए पता चलेगा कि कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कि ये 70 वाला 80 से कम मेहनत कर रहा है, तो यहाँ से हम पता लगा पाएंगे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ कंपेरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली हर एक बंदे की हमें इस तरह से टोटल लगाना होगा, तो यहाँ तो मैंने 4 फैक्टर लिए, एक से ज़्यादा, अगर 4 से ज़्यादा 10, 15 किसी भी फैक्टर में वो डिवाइड करें ए टू जेड में, तो वहाँ पे तो उसका टोटल मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। द लिस्टिंग ऑफ फैक्टर कुड पोटेंशियली ओमिट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब। हर चीज़ कवर हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ तो छूटेगी ही। फिर नेक्स्ट है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। द फैक्टर कंपैरिजन मेथड is similar to the point allocation method, with the main difference being that instead of assign arbitrary point, a monetary value is assigned to the each factor. यहाँ पे points देने की जगह वो monetary value कुछ assign कर देंगे।
As a result, this method become highly complex, which has resulted in reduced usage. Similarly, due to the subjective nature of the factor creation, it is unfair to provide monetary value to the factor and the jobs, making the factor comparison method somewhat tedious. ठीक है, ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर को यहाँ हमने किस तरह से 10, 20, 30 इस तरह से कुछ पॉइंट्स एलोकेट किया है. यहाँ पे उसको ऐसा बोल रहा है कि वो ऐसा मनी फॉर्म में दे देगी. ए अगर वो ड्यूटी असाइन कर रहा है तो उसको 10,000 देंगे, बी कर रहा है तो उसको 5,000 देंगे. इस तरह से कुछ मॉनिटरी वैल्यू दे देंगे. इस तरह से वो बात कर रहा है फैक्टर कंपेरिजन मेथड में. इसके एडवांटेजेस क्या है? दिस जॉब इवैल्यूएशन मेथड provide a systematic analysis of the job since monetary values are involved, reduce chances of overlapping factor due to limited factor. यहाँ पे हम वहाँ पे क्या था, हम A to Z सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे थे ये वाले मेथड में, पॉइंट अलोकेशन मेथड में. जबकि फैक्टर कंपैरिजन मेथड में बहुत लिमिटेड फैक्टर है कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ 4 ही फैक्टर ले रहे हैं तो उन 4 फैक्टर की हमें वैल्यू है पता कि उसके 5,000 है, 2,000 है, 1,000 है, 500 है. इस तरह से तो ओवरलैपिंग के चांस कम हो जाएंगे कि एक ही फैक्टर दोबारा नहीं आएगा. डिसएडवांटेजेस क्या है? दिस मेथड इज़ आल्सो कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग. इट बिकम हार्ड टू कंटिन्यू विथ द मॉनिटरी वैल्यू सिंस वेज रेट्स कीप ऑन चेंजेस. वेजेस रेट तो बार चेंज होते रह रहे हैं तो ये मतलब कंटिन्यू रखना बहुत डिफ़िकल्ट है. दिस मेथड ओनली कंसिडर लिमिटेड फैक्टर्स फॉर मेकिंग कंपेरिजन. फिर लास्ट मेथड है मार्केट एनालिसिस मेथड. द मार्केट एनालिसिस मेथड एनालाइज द जॉब बेस्ड ऑन द जॉब वर्थ इन द एक्सटर्नल मार्केट. ये एक्सटर्नल मार्केट में एक्चुअल में हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं मार्केट के साथ कि मैं पर्टिकुलर एक पर्सन को एक जॉब स्पेसिफिक जॉब के लिए 50,000 दे रहा हूँ लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 60,000 है, तो जो गैप है 10,000 का तो वो किस तरह से मैं उसको फुलफिल करूँ कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहे. इट एवेल्यूएट द जॉब बेस्ड ऑन द job ads, thereby evaluating the financial worth of the position. Since this method considers the remuneration offered by competitor, it become easier to determine its relative worth. तो ये relatively worth 10,000 है, उसकी को कैसे कम पता चली कि मार्केट से हमें पता चली कि मार्केट में 60,000 है, हम उसको 50 ही ऑफ़र कर रहे हैं या 50 में वो काम कर रहा है तो 10,000 उसकी रिलेटिव वर्थ है. एडवांटेजेस क्या है? दिस जॉब इवैल्यूएशन मेथड प्रोवाइड एन ओवरऑल एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू विद द मार्केट ट्रेंड. मार्केट ट्रेंड के साथ हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है मार्केट में. इट हेल्प द कंपनी टू अंडरस्टैंड वेयर दे स्टैंड रिलेटिव टू द मार्केट इन टर्म्स ऑफ द जॉब अंडर द स्क्रूटिनी. एंड लास्ट डिसएडवांटेजेस क्या है? सिंस द वेजेस ऑफ द जॉब्स आर कंपेयर विद द मार्केट, इट मे नॉट रिफ्लेक्ट इट एक्चुअल वैल्यू. जॉब इवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट्स खत्म हुए. नेक्स्ट है कंपनसेशन मेथड. कंपनसेशन मेथड से हम क्या समझ रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं. एम्प्लॉयज रिसीव कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, मॉनेटरी रिवॉर्ड एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स फॉर सर्विस रेंडर. कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एज वेल एज नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलते हैं. कंपनसेशन इज़ एन इसेंशियल टूल टू मोटिवेट पीपल to superior performance. Without getting paid adequately, employees would be unenthusiastic about the putting their heart and soul into organizational work. उनको properly motivation properly नहीं दिया जाएगा as a form of the paid फॉर्म में. उनकी सैलरी है, वेजिस है इस फॉर्म में, तो वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देंगे. दे मे नॉट बी inclined to give their best to the organization. In most cases, compensation is an important issue affecting how and why employees choose to work at one organization over others. कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चूज़ करे अदर ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में. To attract and retain talent, appropriate compensation plans must be put into the place. At the same time, the organization must keep the labor cost under the control. It must keep the competitive pressure in the mind while trying to go overboard while hiring people. It must balance each of the concern while trying to keep its house in the order.
डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि कंपनसेशन इज़ द एम्प्लॉय रिसीव फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड इन एक्सचेंज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल रिवॉर्ड में क्या सब चीज़ें आएंगी, वेजिस है, बोनस है, पेंशंस, प्लान, पेड लीव्स, ये सब। एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में help in making job more attractive and are somewhat subjective in nature. Employees vary greatly on what type they find desirable. Compensation is to be noted here include both intrinsic as well as extrinsic value. Intrinsic and extrinsic rewards से related एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था. Intrinsic rewards come from the job itself, such as pride in one's work, प्राइज, रिकॉग्निशन एंड सेटिस्फेक्शन omit आउट ऑफ द जॉब वेल डन. कि वो इंट्रेंसिक वैल्यू खुद से आता है कि वो अपने काम से कितना खुश है, ठीक है, कि उसको कितना अच्छा लग रहा है वो काम करके, कि उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये सब. और एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड्स में कौन सी चीज़ें आएंगी, कम फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड द जॉब, सच एज पे, प्रमोशन, बेनिफिट्स, ये सब. तो एक्सटेंसिंग रिवॉर्ड्स आर टेंजिबल एंड टेक बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स. तो ये भी एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनसेशन प्लानिंग के, तो फर्स्ट इंटरनल इक्विटी, दिस एंश्योर दैट मोर डिफ़िकल्ट जॉब्स आर पेड मोर. जो जितनी डिफ़िकल्ट जॉब होगी उतना ज़्यादा उसको पे करना पड़ेगा. फिर है एक्सटर्नल इक्विटी, दिस एंश्योर दैट द जॉब्स आर फेयरली कंपनसेटेड इन द कंपैरिजन टू सिमिलर जॉब्स इन द लेबर मार्केट. तो एक्सटर्नल इक्विटी भी मेंटेन करनी है कि जो परसीव वैल्यू है, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि इतना पे तो मिलता ही है, तो वो ट्रेंड को फॉलो करना है. फिर इंडिविजुअल इक्विटी जहाँ पे होगा, इट एंश्योर इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, दैट इज ईच इंडिविजुअल पे इज़ फेयर इन द कंपैरिजन टू अदर डूइंग द सिमिलर और सेम जॉब. कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को 10,000 मिल रहा है और दूसरे बंदे को 8,000 मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर सेम ड्यूटी वो कर रहे हैं. इंडिविजुअल इक्विटी में अट्रैक्ट द टैलेंट फर्स्ट, compensation need to be high enough to attract talented people, since many firms compete to hire the service of the compete people. The salary offer must be high enough to the motivate them to apply. तो किस तरह से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाई सैलरी पे करके उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर है रिटेन द टैलेंट, रिटेन करना भी मुश्किल है आजकल, क्योंकि जितना कंपटीशन है ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो हाई ऑफ़र करते हैं. इट कंपनसेशन लेवल फॉल बिलो द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉय आर नॉट कॉम्पिटिटिव, एम्प्लॉयज़ में क्विट इन द फ्रस्ट्रेशन. वो छोड़ देंगे, ठीक है, कि अगर उनको जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जितनी और मतलब फ्रेम मिलनी चाहिए, जितना पे मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो उनको लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो जॉब छोड़ देंगे. फिर है एंश्योर इक्विटी, पे शुड बी इक्वल द वर्थ ऑफ द जॉब, सिमिलर जॉब्स शुड गेट सिमिलर पे, लाइकवाइज मोर क्वालिफाइड पीपल शुड गेट बेटर वेजेस. फिर है न्यू एंड डिज़ायरेबल बिहेवियर, पे शुड बी रिवॉर्ड लॉयल्टी, कमिटमेंट, एक्सपीरियंस, रिस्क टेकिंग, इनिशिएटिव एंड अदर डिज़ायरेबल बिहेवियर. वो भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन सा एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा लॉयल है, कमिटेड है अपने वर्क से, कितना एक्सपीरियंस वाला है, उस जो वर्क कर रहा है उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ें. वेयर द कंपनी फेल टू रिवॉर्ड सच बिहेवियर्स, एम्प्लॉय मे गो इन द सर्च अ ग्रीनर प्रेशर आउटसाइड. तो वो कहीं और जाना पसंद करेंगे अगर इन सभी चीज़ों के रिलेटेड वो अगर नोट नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नोट नहीं करेगी उसके कमिटमेंट को, उसके एक्सपीरियंस को, तो वो जॉब को छोड़ देंगे. कंट्रोल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ हायरिंग पीपल शुड नॉट बी टू हाई. Effective compensation management ensure their workers are neither overpaid or the underpaid. फिर है comply with the legal rules. Compensation programs must invariably satisfy government rules regarding minimum wages and bonus allowance and benefit etc. तो जो minimum wages करने की जो लॉ में रूल्स बनाया है तो वो भी फॉलो होने चाहिए. फिर है नेचर ऑफ द कंपनसेशन, तो किस तरह का नेचर है. कंपनसेशन ऑफर बाय ऑर्गेनाइजेशन कैन कम बोथ डायरेक्टली थ्रू द बेस पे एंड वेरिएबल पे एंड इनडायरेक्ट पे थ्रू द बेनिफिट. फर्स्ट है बेस पे, इट इज़ अ बेसिक कंपनसेशन इन एम्प्लॉयज गेट यूजुअली एज अ वेज और अ सैलरी. द फिक्स पोर्शन ऑफ कंपनसेशन बेस्ड
ऑन अ टाइम स्पेंड बाय द एम्प्लॉई इज़ नॉन एज द बेस कंपनसेशन। तो ये भी एक डेफिनेशन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि बेस कंपनसेशन से क्या मतलब है। जो उनको फिक्स नेचर का जो उनको पे मिलता है एम्प्लॉय को, हम उसको बोलेंगे बेस कंपनसेशन। फिर है वेरिएबल पे। इट इज़ अ कंपनसेशन दैट इज लिंक डायरेक्टली टू द परफॉर्मेंस अकम्प्लिशमेंट, जिसमें उसको बोनस, इंसेंटिव, स्टॉक ऑप्शंस ये सब चीज़ें मिलेंगी। द वेरिएबल पार्ट ऑफ पे दैट कंसिस्ट द इंसेंटिव्स दैट आर डिपेंड ऑन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इज नॉन ए सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। फिर नेक्स्ट है बेनिफिट। These are the indirect rewards given to the employee or a group of employee as a part of the organizational membership, जिसमें सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, वैकेशन पे, रिटायरमेंट पेंशन, ये सब चीज़ें उसके बेनिफिट में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंपनसेशंस लेवल। द फर्स्ट है जॉब नीड। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनसेशन लेवल को? तो फर्स्ट जॉब नीड, कि जॉब किस टाइप की है। जॉब्स वेरी ग्रेटली in their difficulty, complexity and challenges. Some need high level or of skills and knowledgeable, while other can be handled by almost same. Anyway, ठीक है कि कुछ जॉब इस नेचर की होती है कि उनको हाई लेवल की स्किल और नॉलेज वाले बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ जो होती है वो नॉर्मल नेचर की होती है कि वो किसी से भी हैंडल हो जाए। Simple routine tasks that can be done by many people with minimal skills receive relatively low pay. On the other hand, complex challenging tasks that can be done by few people with high skill level generally receive high pay. तो सेम है, जितना रिस्क ज़्यादा उतनी पे ज़्यादा। फिर है एबिलिटी टू पे। ये भी डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट डिटरमाइन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, कि फर्म की कैपेसिटी कितनी है कि एक्चुअल में वो कितना दे सकती है। हाई प्रॉफिट लेवल एनेबल कंपनीज टू पे हाई वेजेस। दिस पार्टली एक्सप्लेन वाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे बेटर सैलरी देन द कमोडिटी बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है। फिर है नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्फ्लेशन रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय। टू ओवरकम दिस, यूनियंस एंड द वर्कर्स प्रीफर टू लिंक वेजेस टू द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स। तो कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करते हैं कि वो इन्फ्लेशन से बच पाए। व्हेन द इंडेक्स राइज ड्यू टू राइजिंग प्राइस, वेजेस फॉलो द सूट। फिर है नेक्स्ट प्रिवेलिंग वेज रेट, जहाँ पे प्रिवेलिंग वेज रेट्स इन द कंपीटिंग फर्म विद इन इंडस्ट्री are taken into the account while fixing wages. A company that does not pay compared wages may find it difficult to attract the retained talent. जो प्रिवेलिंग वेजेस होंगी, हम 8,000 ऑफ़र कर रहे हैं और बाहर 10,000 प्रिवेलिंग में है, तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली कोई नहीं आएगा, हमें 10,000 पे शिफ्ट होना ही होगा। फिर है यूनियन। High unionized sector generally have higher wages because well-organized unions can exert presence on the management and obtain all the sorts and benefits on a concession to the workers. तो यूनियन मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली लिंक है तो वो ऑब्वियसली वर्कर का अच्छा ही चाहेगा, तो वो वर्कर के साथ जो गलत चीज़ है स्पेशली वेजेस से रिलेटेड वो नहीं होने देगा, वो हायर वेजेस ही रखना चाहेगा। फिर है प्रोडक्टिविटी। दिस इज करंट ट्रेंड इन द मोस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज व्हेन वर्कर्स वेजेस आर लिंक टू देयर प्रोडक्टिविटी लेवल, कि जितना अच्छा काम वो करेंगे उतना अच्छा उनको वेज मिलेगा, अच्छा नहीं करेंगे तो वो नॉर्मल वेज उनको मिलेगा। फिर है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। द डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ सर्टेन स्किल्स डिटरमाइन द प्रिवेलिंग वेज रेट। High demand for software professional and research and development professional in drug industry, telecom and electronic engineers, financial analysts, management employees is ensure higher wages. ठीक है। तो जितनी मतलब टेक्निकल स्किल से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो वहाँ डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा रहेंगी वर्कर्स की। फिर इसमें नेक्स्ट है मिनिमम वेज। इज़ दैट द वेज which must invariably be paid whether the company big or small, make profit or not. It is the bare minimum paid whether the company bid or service they render by him. Minimum wage से क्या है कि इतना वेज तो उनको देना ही देना है। It calculating minimum wage, the standard workers class family should not taken to comprise 3 consumption unit for one earner, the earning of the woman, children and adolescent being discredited. तो कितने चीज़ बोली गई है कि 3 कंजप्शन यूनिट्स फॉर वन
अर्नर, अर्निंग ऑफ वुमन, अगर आपके यहाँ कोई मतलब आपके घर में एक अर्निंग वुमन है, चिल्ड्रन है एंड ऑल्सो बीइंग डिस्क्रेडिट, तो ये सब चीज़ें उसका ध्यान रखना है वेजिस में। फिर है मिनिमम फूड, जहाँ पे रिक्वायर्ड शुड बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेट इंटेक ऑफ कैलोरीज एज रिकमेंड बाय द डॉक्टर अकॉर्ड फॉर द एवरेज इंडियन अडल्ट ऑफ द मॉडर्न एक्टिविटी। तो मिनिमम फूड से रिलेटेड किसने बात करी थी कि इतनी कैलोरीज तो होनी चाहिए, तो डॉक्टर अकॉर्ड ने करी थी, ये भी ध्यान रखना है। फिर क्लोथिंग से रिक्वायरमेंट से रिलेटेड बोला है कि बेसिस ऑफ कैपिटा कंजप्शन 18 यार्ड्स पर एनम which would given for the average worker's family for 4 total of the 72 yards. In respect of the housing, the rent corresponding to the minimum area provided for under government industries housing schemes should be taken into consideration in the fixing the minimum wage. तो वो कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्री हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड उसको अगर मतलब वो एरिया उसको अलोकेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसका मिनिमम वेज कितना होना चाहिए। फिर है फ्यूल, लाइटिंग एंड अदर miscellaneous items of the expenditure should consult 20% of the total minimum wage, तो ये भी याद रखना है। फेयर वेजेस से रिलेटेड क्या है कि इसके अकॉर्डिंग टू द कमिटी ऑन फेयर वेज 1948 फेयर वेज शुड बी डिटरमाइंड टेकिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इनटू अकाउंट। तो फेयर वेजेस से क्या समझेंगे, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, कि प्रोडक्टिविटी कितनी है लेबर की, द प्रिवेलिंग रेट ऑफ द वेज in the same or similar occupation in the same region or neighboring region, the level of national income and its distribution, the place of industry in the economy of the country, फिर है and the employees capacity to pay। फिर है लिविंग वेजेस, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑन फेयर वेज एंड एफिशिएंसी द हाईएस्ट अमोंग दी 3 मस्ट प्रोवाइडेड बेसिक। फर्स्ट है बेसिक एमिनिटीज ऑफ द लाइफ, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एंड सेटिस्फाई सोशल नीड ऑफ द वर्कर सच एज मेडिकल, एजुकेशन, रिटायरमेंट। लिविंग वेज इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट विच ग्रो इन द लाइन विथ द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम। तो लिविंग वेज सबसे अपेक्स में है। फर्स्ट कौन सा था कि फर्स्ट था वेजेस से रिलेटेड, मिनिमम वेज से रिलेटेड, फिर था फेयर वेज से रिलेटेड एंड थर्ड है लिविंग वेज, जिसमें ये सब 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ द लाइफ, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एंड सेटिस्फाई सोशल नीड्स। तो लिविंग वेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन एक बन सकता है। टाइप्स ऑफ वेज डिफ्रेंशिएशन, तो कहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आएगा उसके अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन से अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशनल वेज डिफ्रेंशिएशन। तो क्यों आता है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन रिक्वायर डिफरेंट क्वालिफिकेशन, स्किल्स, कैरी डिफरेंट लेवल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह से। फिर है वेजेस आर जनरली फिक्स ऑन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऑक्यूपेशन एंड वेरियस डिग्री ऑफ स्किल, तो कौन कौन से स्किल चाहिए उसके अकॉर्डिंग। फिर है इंटरफर्म डिफ्रेंशिएशन क्यों होता है कि when worker in the same occupation and the same area are paid different wages in different industry, it's result in interfirm differentiation. This type of differentiation is caused by difference in quality of the labor employed by the different firms, different in the efficiency in equipment. फिर है रीजनल वेज डिफ्रेंशिएशन क्यों होता है, when workers engage in the same occupation and working in the same industry but in the different regions, अलग अलग रीजन में है, सेम ऑक्यूपेशन है एंड सेम इंडस्ट्री है लेकिन रीजन उसका डिफरेंट है, एक गुजरात में है एक महाराष्ट्र में है, तो क्या होगा, दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्री है, मतलब उसी की ही पेरेंट इंडस्ट्री है, तो भी उनको डिफरेंट वेजेस मिलती है। इट्स कॉल्ड जियोग्राफिकल और रीजनल वेज डिफ्रेंशिएशन। एग्जाम में क्यों डिफ्रेंशिएशन आता है ये भी पूछा जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को मैंने इसमें कवर करा है। दिस इज़ ड्यू टू डिफरेंस in the living and working condition, climate, isolation, cost of living, etc. Difference is the prosperity of the region. Western part have higher wage rate. Again with the region also there is a difference in the wage in the certain pockets due to some of the pockets are backward in the nature. ठीक है, उसके लिए क्या स्पेशल सेज वगैरह बनाया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री अगर बनाई जाएंगी तो वहाँ पे उनको टैक्स से राहत मिलती है। तो वो सब चीज़ों के बारे में, जिस तरह से सेज इंडस्ट्री के लिए होती है वैसे ही उनके वेज भी सेज के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं।
फिर है सेक्टरल डिफरेंशिएशन, व्हेन वर्कर्स इन द रीजनल एम्प्लॉय इन डिफरेंट सेक्टर्स जस्ट एज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर गेट डिफरेंट वेजेस। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में होंगे उसको ज़्यादा मिलेगा, एग्रीकल्चर में होंगे उनको कम, एंड सर्विस सेक्टर वाले को सबसे ज़्यादा वेजेस मिलते हैं। लो वेजेस फिक्स अप टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेज डिफरेंशिएशन, कौन कौन से हैं? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ position of the worker in the labor market, relative bargaining power of the labor union in the employers, comparative wages paid by the same industry in the same region, difference in the productivity of labor, ability of the firm to pay its worker, and government policy on the minimum wages। तो ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते वेज डिफरेंशिएशन को। फिर नेक्स्ट है पर्पस ऑफ द वेज डिफरेंशिएशन, उसका पर्पस क्या है, क्यों होता है? तो फेयर वेज कमेटी रिकमेंडेड दैट द वेज डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ स्किल रिक्वायर, कितनी डिग्री या स्किल चाहिए। हम बोलते हैं ना कि प्रोफेसर बनने के लिए नेट या पर्टिकुलर सेट आपका क्लियर होना चाहिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो नेट या JRF है, PhD के लिए, एडमिशन के लिए भी। तो ये सब चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर स्किल के लिए है कि कौन सी आपको डिग्री चाहिए रहेगी। द स्ट्रेन ऑफ द वर्क, किस टाइप का वर्क है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एक्सटेंड ऑफ द ट्रेनिंग रिक्वायर, किस टाइप की ट्रेनिंग लगेगी, एंड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कितनी होंगी, एंड मेंटल एंड फिजिकल आपको कितना टॉर्चर सहन करना पड़ेगा, वो सब चीज़ों का भी उसमें चीज़ें आ जाएंगी। तो पर्पस यही था ऑफ वेज डिफरेंशिएशन का। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।